हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मुगल वंश आज हमारा नया टॉपिक शुरू है। मुगल वंश, ठीक है, नया चैप्टर। तो इसमें हम क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो हम करेंगे मुगल वंश के। ठीक है, इसलिए हमने वीडियो में विजयनगर आदि के क्वेश्चन करा दिए, सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन आदि कंप्लीट हो गए थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे मुझे वो कंप्लीट करा दिए थे, और मुगल वंश जो है आज करेंगे। और जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजी नेट के लिए, प्रोफेसर के लिए, टीजीटी, पीजीटी, केपीएस आदि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पूरी जरूर देखा करिए, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में आप दे रहे हो आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, आलमगीर नामा, मोहम्मद काजिम, अकबर नामा, अबुल फजल। ठीक है, अकबर नामा, अबुल फजल। और ये हमें उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही मिलान किसका है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों ही मिलान सही है। ठीक है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, अकबर ने गुलबदन बेगम, हुमायूं की जो बहन थी ये गुलबदन बेगम, बहन थी ये हुमायूं की। ठीक है, तो इनसे अकबर ने जो है रचना करवाई थी, और अपने पिता हुमायूं की कहानी लिखने के लिए नियुक्त किया था अकबर ने, और इसे फारसी में लिखा गया था। ठीक है, जो है हुमायूं नामा को। और आलमगीर नामा, ठीक है, मोहम्मद ये काजिम, औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीरनामा के नाम से मोहम्मद काजिम ने किया था। औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का इतिहास। ठीक है, उसके बाद ये भी सही है। फिर है अकबरनामा, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। और अकबरनामा जो है शासनकाल, अकबर के शासनकाल का इतिहास, जिसे अकबरनामा कहा गया, और अबुल फजल ने इसे लिखा था। तो तीनों ही चीजें इसमें सही है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के सुलह कुल की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, सत्य निष्ठा न्याय शांति पर केंद्रित है, जो सार्वभौमिक रूप से लागू होने के योग्य थे। दूसरा पॉइंट है, जहांगीर और शाहजहां ने भी इस सिद्धांत का अनुसरण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही बातें सही है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की दहसाला प्रणाली के अंतर्गत किसी भूखंड विशेष से भू राजस्व का निर्धारण 10 वर्षों के लिए किया जाता था। दूसरा पॉइंट है, गल्ला बख्शी प्रणाली के अंतर्गत भूमि से प्राप्त उत्पाद को किसान तथा राज्य के बीच नियत अनुपात में विभाजित किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, दूसरी जो चीज है, गल्ला बख्शी प्रणाली के अंतर्गत भूमि से प्राप्त जो उत्पाद होता था उसको किसान तथा राज्य के बीच नियत अनुपात में उसको विभाजित किया जाता था। ठीक है, और जैसा कि दहसाला प्रणाली में पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों का जो औसत उत्पादन होता था, इस दौरान प्रचलित जो औसत मूल्यों की गणना की जाती थी। ठीक है, और 10 वर्षों के लिए निर्धारित नहीं किया जाता था, तो इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, जो अकबर की दहसाला प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था, जो 10 वर्षों के दौरान विभिन्न जो फसल होते थे उसका औसत उत्पादन जो होता था, ठीक है, औसत उत्पादन जो होता था, तो औसत जो उत्पादन होता था तथा वो जो प्रचलित औसत मूल्य होते थे उसकी गणना की जाती थी। ठीक है, और उसको निर्धारित 10 वर्षों के लिए नहीं किया जाता था। तो राइट ऑप्शन केवल बी हो जाएगा, यानी केवल 2। नेक्स्ट है, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपनी राजपूत नीति के अनुपालन में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया, और मुसलमानों पर भी तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। दूसरा पॉइंट है, अकबर ने मुगल प्रशासन में राजपूत राजाओं को न केवल शामिल किया बल्कि उनके साथ मुगल अधिकारियों के समान व्यवहार भी किया। तीसरा पॉइंट है, अकबर ने स्वामी भक्ति और आत्मसमर्पण की परीक्षा के रूप में राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरी बात जो है वो सही है, सिर्फ यही। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, अकबर ने जजिया और तीर्थयात्रा दोनों समाप्त किया था।
ठीक है, जजिया कर को भी समाप्त किया था और तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, दोनों को उसने समाप्त कर दिया था। और अकबर राजपूत और मुगल अधिकारियों के साथ एक समान व्यवहार करता था, ठीक है, एक समान व्यवहार करता था। और जैसा कि मान सिंह और भगवान दास को क्रमशः उसने 7,000 और 5,000 का मनसब दिया था। तो ये बात दूसरी सही है कि समान व्यवहार करता था। तीसरी बात है, अकबर ने स्वामी भक्ति आत्म समर्पण की परीक्षा के रूप में राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखिए, अकबर ने स्वामी भक्ति और समर्पण नहीं की परीक्षा के रूप में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। रणथंभौर के जो राजा थे, कोई वैवाहिक संबंध उसने स्थापित नहीं किया था, फिर भी जो है उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जो कि उसके अपना हिंदू और उनके वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए थे, जिससे कि दिखाने के लिए भाईचारा, ठीक है। और उसने सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी चीज सही नहीं है, यानी आत्मसमर्पण और स्वामी भक्ति की परीक्षा के रूप में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के विस्तार के अंतर्निहित कारक कौन से थे? मुगलों के अधीन भारत का राजनीतिक एकीकरण, साम्राज्य में वस्तुओं के प्रवेश बिंदु पर एक समान जो है कर लगाया जाता था, चांदी के सिक्के के रूप में मानक मुद्रा की ढलाई, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3। देखिए, मुगलों के अधीन भारत का राजनीतिक एकीकरण, दूसरी बात है साम्राज्य में वस्तुओं के प्रवेश बिंदु एक समान कर लगाया जाता था, तीसरी बात है कि चांदी के सिक्कों की ढलाई, इसी संपूर्ण भारत में मानक सिक्का बनाया गया, ठीक है, इसे जो है मानक सिक्का इसे बनाया गया। तो तीनों बातें इसमें सही है, 1 2 3। सिक्स क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि वर्गीकरण के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूमि वर्गीकरण और भूमि के प्रकार, ठीक है। पहली पॉइंट है पोलेज, ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती है और उसे कभी परती नहीं छोड़ा जाता, उसे क्या कहते थे? पोलेज कहते थे। दूसरी चाचर, ऐसी भूमि जो 3 या 4 वर्ष के लिए परती छोड़ना पड़ता था, यानी 3 से 4 वर्ष उस पर खेती नहीं होती थी, तो उसे कहते थे चाचर। और बंजर ऐसी भूमि होती थी जिससे 5 वर्ष या उससे अधिक समय हो जाता था, उस समय से खेती नहीं की गई हो, तो होती थी बंजर भूमि। और राइट ऑप्शन तीनों इसमें सही है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान प्रचलित जब्ती, दहसाला और बटाई क्या थे? राजस्व प्रशासन के अधिकार, क्रमशः चांदी, सीसा और तांबे के सिक्कों के नाम, व्यापारी संघों के प्रकार, राजस्व निर्धारण की विभिन्न प्रणालियां। और 7th क्वेश्चन, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्व निर्धारण की विभिन्न प्रणालियां, ठीक है। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान राजस्व आकलन के लिए 4 प्रणालियां प्रचलित थी। कितनी? 4 प्रचलित थी, जिसमें जब्ती या दहसाला प्रणाली थी पहली, दूसरी थी कनकूत, गल्ला बख्शी या भावोली प्रणाली थी, भावोली, ठीक है। और तीसरी जो थी जो है कनकूत, और एक थी नशक, ठीक है। तो कौन कौन सी थी? जब्ती या दहसाला प्रणाली थी, कनकूत, गल्ला बख्शी या भावोली थी, कंकूत थी, और नशक थी, ठीक है। ये सारी थी, कंकूत भी थी। तो ये सारी प्रणालियां थी, 4 प्रणालियां, ठीक है। और 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 8 क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने युद्ध बंदियों के बलात् धर्मांतरण की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा पॉइंट है, उसने राजपूत अधिकारियों को मुगल अधिकारियों से निम्न पदों पर नियुक्त किया। और इसमें कौन सा सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है, उसने युद्धबंदियों के बलात् धर्मांतरण की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। और दूसरा पॉइंट गलत है, उसने राजपूत अधिक मुगल अधिकारियों से निम्न पदों पर नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारकों ने अकबर को दक्कन के
मामलों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। दक्कन में कटु सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता, पुर्तगालियों का बढ़ता प्रभाव, दक्कन के राज्यों से आमंत्रण, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए और राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2। दक्कन में कटु सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता और पुर्तगालियों का बढ़ता प्रभाव। ठीक है, देखिए अकबर ने दक्कन में यानी दक्षिण में सांप्रदायिक संघर्ष के संदर्भ में अपनी सुलह ये कुल, ठीक है, सुलह ये कुल की का विचार रखा, नीति अपनाई। उसे डर था कि दक्कनी राज्यों में हावी द्वेषपूर्ण सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता जो है मुगल साम्राज्य तक न पहुंच जाए, और अकबर जो है दक्कन में पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति से भी भयभीत था, आशंकित था, और इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों जो है सही है। ठीक है, और देखिए, और उसने मुख्य भूभाग पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया था, सूरत पर कब्जा करने की उसने कोशिश की, और 1593 ईस्वी में अकबर ने दक्कन प्रदेशों को पराजित करना आरंभ कर दिया था, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है और 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल अभिजात्य वर्ग की विशेषताएं हैं। अभिजात परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती थी। दूसरा क्वेश्चन, यह मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरा पॉइंट है नौकरशाही संबंधी कार्य करता था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, और 10 क्वेश्चन का लास्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों ही बातें इसमें सही हैं कि अभिजात परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, यह मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था और नौकरशाही संबंधी कार्य करता था। ठीक है, और जैसा कि सैद्धांतिक रूप से मुगल जो अभिजात वर्ग के द्वार सबके लिए खुले होते थे, लेकिन कुलीन परिवारों से संबंधित यानी जो अमीर वर्ग होता था व्यक्तियों को निश्चित ही उससे क्या होता था, अधिक लाभ मिलता था। ठीक है, और जो है इसलिए सही है। और दूसरी बात कि मुगल जो अभिजात वर्ग की कई असामान्य विशेषताएं थी, और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, और दूसरा भी इसलिए सही है, विभिन्न धर्मों और का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरा सही है कि ये नौकरशाही की कई विशेषताओं का उसमें विकास हो गया था, सामंती प्रवृत्ति का था एक तरीके से। आय का प्रमुख जो स्रोत था भूमि होने के कारण यह सामंती प्रवृत्ति का था, और इसलिए यह नौकरशाही संबंधी जो है कार्य करता था। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।